मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थी गणों का स्वागत है। मेरे विद्वान साथियों, जैसे कि हम हिंदी व्याकरण में सीरीज वाइज पढ़ते चले आ रहे हैं और कल हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? कल हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे और आज जो आपका बिंदु होने जा रहा है बहुत ही मजेदार शानदार होने जा रहा है। वह बिंदु आपका होगा व्यंजन। क्या होगा? व्यंजन। अब व्यंजन कहते किसे हैं, व्यंजन होता क्या है और व्यंजनों की संख्या होती कितनी है। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। कितनी है? कुल 33 है। ठीक है ना। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 33 है। जैसे देख लीजिए, स्वरों की सहायता से, जैसे आपने लिखा क। क्या लिखा? का। अब इस का में आपका व्यंजन छुपा हुआ है। क्या छुपा है? का में आपका व्यंजन छुपा हुआ है, क्योंकि का को स्वर रहित करेंगे आपका ह्रस्व आ निकल करके आएगा और ह्रस्व आ क्या है? आपका स्वर है। क्या है? स्वर है। तो आप परिभाषा देखिएगा, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, किसके? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने लिख दिया चा। क्या लिख दिया? चा। अब इस चा में आप देखिएगा, चा को जब आप स्वर रहित करेंगे तो ह्रस्व आ आपका छुपा हुआ है और ह्रस्व आपका क्या है? स्वर है। ह्रस्व आ क्या है? आपका स्वर है। जैसे आपने ले लिया पा। अब इस पा में आप देखिएगा, जब इसको स्वर रहित करेंगे आपका दीर्घ आ छुपा हुआ है। क्या छुपा है? दीर्घ आ छुपा हुआ है। यानी कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। यानी कि वे स्वर कौन कौन से होंगे जिनकी सहायता से व्यंजन बोले जाएंगे? वह स्वर होंगे ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। इन्हीं की सहायता से हमारे व्यंजन बोले जाते हैं। यानी इन्हीं स्वरों की सहायता से हमारे व्यंजन क्या होते हैं? बोले जाते हैं। और इनको अपनी सुविधा के अनुसार हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका वर्ग आता है, पहला आपका पॉइंट आता है वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। ठीक ना। वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। और वर्गीय व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 है। और कहां से कहां तक होते हैं? का से लेकर के मां तक होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं? का से लेकर के मां तक क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। 25, 4, 29, 4, 33।
यानी कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। वर्गीय व्यंजन का से मा तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है। अब पहला जो पॉइंट आपका होगा वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। आपका जो पहला पॉइंट होगा वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है ना। यानी वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 है। अब आपका जो पहला पॉइंट होगा वह क्या होगा? अब इधर देखिएगा, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25, ठीक ना। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। अब मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, पूरे मनोयोग से मेरी बात को पूरे मनोयोग से सुनने का प्रयास करिएगा। इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? इसे स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है? ठीक है ना, समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग 5 वर्गों में विभाजित है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। या कह सकते हैं कि पांच स्थान से यानी पांचों उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, ठीक है, दंत से, मूर्धा से, ओष्ठ से। और इन्हें स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख के विभिन्न विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। जैसे कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। अब बात को समझ गए होंगे। अब इधर देखने का प्रयास करते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और उसके बाद आपका आता है पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इधर देखिएगा, आपके का वर्ग में आता है का, ख, ग, घ, अंगा। और इधर चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। इधर टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ड़। इधर ता वर्ग में आपका आता है त, थ, द, ध, न। इधर पा वर्ग में आपका आता है प, फ, ब, भ और म। यही आपके वर्गीय व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन है। यानी का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। अब इधर देखिएगा, जो आपके का वर्ग में आता है, का वर्ग का जो का वर्गीय व्यंजन है, यानी क, ख, ग, घ, अंगा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ठीक ना। अब इधर देखिएगा, जो चा वर्ग में च, छ, ज, झ, यहाँ आता है इचु ऐसा नाम तालु, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? तालु है। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ जो आपका आता है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ऋतु ऐसा नाम मूर्धा है। और ता वर्ग में त, थ, द, ध, न जो आपके आते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा जो आपका आता है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। इधर देखिएगा, का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग आपका तालु से बोला जाता है, टा वर्ग आपका मूर्धा से बोला जाता है, ता वर्ग आपका दंत से बोला जाता है, पा वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है।
इधर जो वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर होता है यम गणनम नासिका चा, जो वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर होता है यम गणनम नासिका चा, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। क्या होता है, नासिका होता है। या आप नासिका कह सकते हैं, या आप नासिक कह सकते हैं, या नासिक कह सकते हैं, नासिक कह सकते हैं, ठीक ना। इनका उच्चारण क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका या नासिक आप कह सकते हैं। यानी कि जो यम गणनम नासिका च वर्गीय व्यंजन के जो पंचमाक्षर होते हैं यह नासिका से तो बोले ही जाते हैं, प्लस अपने वर्गीय व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होता है उससे भी बोले जाते हैं। जैसे आपका ए आपका नासिका से भी बोला जाएगा, कंठ से भी बोला जाएगा, ए आपका नासिका से भी बोला जाएगा, तालु से भी बोला जाएगा, ए आपका नासिका से भी बोला जाएगा, मुर्दा से भी बोला जाएगा, ना आपका नासिका से भी बोला जाएगा, दंत से भी बोला जाएगा, माँ आपका नासिका से भी बोला जाएगा और ओष्ठ से बोला जाएगा। यानी वर्गीय व्यंजन के जो पंचमाक्षर होते हैं उन्हें हम नासिक वर्ण भी कहते हैं और यह अपने वर्गीय व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होता है उससे भी बोले जाते हैं। यानी कि एक कंठ से भी बोला जाएगा और नासिका से भी बोला जाएगा, ये आपका तालु से भी बोला जाएगा और नासिका से बोला जाएगा, ये आपका मूर्धा से भी बोला जाएगा और नासिका से भी बोला जाएगा, ये आपका ना जो है दंत से भी बोला जाएगा और नासिका से बोला जाएगा, ये आपका माँ जो है ओष्ठ से भी बोला जाएगा और नासिका से भी बोला जाएगा। ठीक है, इधर देखिएगा आपका जो इधर ये च छ ज झ च छ ज झ इसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यानी किसे कहते हैं, च छ ज और झ, इन चारों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 4। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को पूरे मनोयोग के साथ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या भी 4 है और संघर्षी व्यंजन की भी संख्या 4 है। यानी कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और काकल वर्ण हा को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। चा छा जा झा को क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इतना आप लोग शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, या अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वा। और इसमें मूल रूप से 2 को अर्ध स्वर कहा जाता है। 2 को अर्ध स्वर कहा जाता है। किसे किसे अर्ध स्वर कहा जाता है, या और वा। या और वा को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। और इधर देखिएगा, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है, आपका रा। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है, रा को कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है, ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। यानी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा है। मूल रूप से अर्धस्वर 2 है। कौन कौन से, या और वा है। उसके बाद प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है, रा को प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है, ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। मेरे विद्वान साथियों, उम्मीद है समझ गए होंगे बातों को। स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट करते चलिएगा। आइए अब देखते हैं, यानी कि आपके 25 वर्गीय व्यंजन हो चुके थे, 4 अंतस्थ व्यंजन हो चुके हैं, 25 4 29 हो चुके हैं, और उसके बाद 4 और बचे हुए कौन से हैं, 4 जो 33 व्यंजनों में से, उसे देखने का हम प्रयास करते हैं। इधर देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा और काकल्लवण हा। हा को क्या कहा जाता है, काकल्लवण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काकल्लवण। काकल्लवण किसे कहा जाता है, हा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हा को। और तालब या तालु से बोले जाने वाला सा कौन सा है, तालु सा कौन सा है, जिसे आप बड़ा सा कहते हैं, इसे हम तालव्य सा कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य सा। और दंत सा कौन सा है, दंत सा कौन सा है, इसे आप छोटा सा कहते हैं, इसे हम दंत सा कहते हैं। और मूर्धन्य सा कौन सा है, या मूर्धा से बोला जाने वाला सा कौन सा है, जिसे आप पेटरुआ सा कहते थे, उसे हम मूर्धन्य सा कहते हैं। यानी बड़े वाले सा को हम दंत सा कहते हैं, छोटे वाले सा को हम, बड़े वाले सा को हम तालव्य सा कहते हैं, छोटे वाले सा को हम दंत सा कहते हैं, और पेटरुआ सा को हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा। यानी कि अब हम पढ़ेंगे कैसे, ये आपका तालव्य सा है, ये आपका दंत सा है, ये आपका मूर्धन्य सा है, और हा को हम काकल्लवण कहते हैं, और हा को उच्चारण स्थान कंठ होता है। हा को उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और इन्हीं ऊष्म व्यंजन को, इन्हीं ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन। यानी तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा और आपका हा, ये चारों वर्ण क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उधर पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, च छ ज झ को। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज झ को। और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और हा। ठीक ना, तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा और हा। हा को क्या कहा जाता है, काकल्लवण भी कहा जाता है। ठीक है ना। और बाकी आगे बढ़ते हैं, शार्ट स्क्रीन बना लीजिए। चलिए अब देखिएगा, आपके 25 स्पर्शी व्यंजन यानी कि वर्गीय व्यंजन आपके हो चुके हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हो चुके हैं, और उसके बाद 4 आपके ऊष्म व्यंजन हो चुके हैं। आपके 33 व्यंजन समाप्त हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। जब देखिएगा, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी है, 4 है। पीछे आप जब पढ़े होंगे उधर उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर के भेद, तो वहां आप देखे होंगे मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। वहां संयुक्त स्वर में क्या थे, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ थे। अब यहाँ संयुक्त व्यंजन आप पढ़ रहे हैं। संयुक्त व्यंजन में आपका जो कच्छा वाला छा आ जाता है, त्रा आ जाता है, और आपका सरा आ जाता है, और आपका ज्ञा आ जाता है। ठीक ना। अब ये देखिएगा, 2 वर्णों से मिलकर के बनते हैं। पहला वर्ण आपका स्वर रहित होता है, दूसरा वर्ण आपका क्या होता है, स्वर सहित होता है। अब देखिए कच्छा वाला सा कैसे बना है, का स्वर रहित, उसके बाद मूर्धन्य सा से बना है। का स्वर रहित और मूर्धन्य सा से बना है। और त्रा कैसे बना है, ता स्वर रहित प्लस रा से बना है। ता स्वर रहित प्लस रा से बना है। सरा कैसे बना है, सा स्वर रहित प्लस रा से बना है। ठीक ना। अब एक कैसे बना है, जा स्वर रहित प्लस या से बना है। जा स्वर रहित प्लस या से बना है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, छात्रा, ज्ञा, सरा। ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। छात्रा, ज्ञा और सरा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से, और एक बार आपका यूपीएसआई में प्रश्न बन चुका है कि
छा से पहले कौन सा वर्ण आता है? क्या बना है? छा से पहले कौन सा वर्ण आता है? छा से पहले कौन सा वर्ण आता है? का वर्ण आता है। कौन सा आता है? का वर्ण आता है। क्योंकि उनके जो प्रश्न पूछने का तरीका था, उनके जो प्रश्न करने का नजरिया था, उनका ये प्रश्न करने का नजरिया था कि वर्ण विच्छेद करने के बाद पहला वर्ण कौन सा आता है। वर्ण विच्छेद करने के बाद पहला वर्ण कौन सा आता है? का आता है। अगर पूछे त्रा से पहले कौन सा वर्ण आता है? ता आता है स्वर रहित। सरा के पहले कौन सा वर्ण आता है? तालव्य सा आता है। ज्ञा के पहले कौन सा वर्ण आता है? जा आता है। कौन सा आता है? जा आता है। और इनका वर्ण विच्छेद और करना हो, और अधिकार करना हो, तो का स्वर रहित प्लस मूर्धन्य सा स्वर रहित प्लस आपका हर्ष आ जाएगा, क्योंकि बाद में तोड़ने में आप लोग को दिक्कत होती है। ता स्वर रहित प्लस रा स्वर रहित प्लस आपका आ जाएगा, ठीक ना। इधर देखिएगा, तालव्य सा स्वर रहित, रा स्वर रहित प्लस आपका आ जाएगा। इधर देखिएगा, जा स्वर रहित, फिर उसके बाद प्लस या स्वर रहित, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? हर्ष आ जाएगा। यानी संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। चलिए फिर स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब हम क्या पढ़ चुके हैं? संयुक्त व्यंजन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? संयुक्त व्यंजन पढ़ चुके हैं। अगला आपका आता है द्विगुण व्यंजन। अगला क्या आता है आपका? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, और इसी को हम द्विगुण को क्या कहते हैं? उच्छिप्त या उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। और इसी को हम संकर वर्ण भी कहते हैं। संकर व्यंजन, संकर व्यंजन क्या कहते हैं? संकर व्यंजन कहते हैं। और इसी को हम ताड़न जाट व्यंजन भी कहते हैं। ताड़न जाट व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़न जाट व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 2 है, ठीक ना। यानी कि द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन, संकर व्यंजन या ताड़न जाट व्यंजन किसे कहते हैं? कौन कौन से हैं? डा और आपके ढा, डा और आपके ढा। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। अगला आपका आता है अनुस्वार। क्या आता है? अनुस्वार आता है। उसके बाद अगला आपका आता है विसर्ग। क्या आता है? विसर्ग आता है। अनुस्वार की संख्या कितनी है? 1। जो आप एक बिंदी लगाते हैं, उसे संसार में बिंदी लगाते हैं ना, उसे हम कहते हैं अनुस्वार। और इधर देखिएगा आपका विसर्ग कौन सा है? इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इन्हीं दोनों को हम आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोगवाह। क्या कहा जाता है? आयोगवाह। अगर पूछे आयोगवाहों की संख्या कितनी है? 2। आयोगवाहों की संख्या कितनी है? 2। अनुस्वार कितने? 1। विसर्ग कितने हैं? 1। ठीक है, 60 स्क्रीन बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगला पॉइंट आपका आता है आगत व्यंजन किसे कहते हैं? क्या आता है? आगत व्यंजन किसे कहते हैं? तो आगत व्यंजन किसे कहते हैं, इसे देखने का प्रयास करते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। वहां पे आप जब स्वर में पढ़ रहे थे तो वहां आगत स्वर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? आगत स्वर पढ़े थे। जैसे ऑफिसर लिखा जाता है, डॉक्टर लिखा जाता है। डॉक्टर में जो वो लगा नहीं होता चंद्रकांता वाला, उसे हम क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। ऑफिसर में जो चंद्रकांता वाला लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे इधर देख लीजिए 1 मिनट, इसे हम क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं, ठीक ना। ये आपका आगत स्वर है। और आगत व्यंजन कौन सा है? जो आपका जा और फा के नीचे नुक्ता लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? जा और फा के नीचे क्या लगा होता है? नुक्ता। उसे हम कहते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। आगत स्वर, इसे क्या कहते हैं? आगत स्वर। इन दोनों को क्या कहते हैं? रुक जाइए 1 मिनट।
इधर देखिएगा जा और हाँ, और आगत स्वर, क्योंकि वहां स्वर में हमने बता दिया था, यहां भी देख लीजिए स्वर या आगत स्वर कह सकते हैं इसे, आगत स्वर, इसे हम क्या कहते हैं, आगत स्वर, ठीक ना। इसे आगत स्वर कहा जाता है, इन दोनों को आगत व्यंजन कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है अमानक वर्ण कौन से, अमानक वर्ण, अमानक वर्ण, अमानक वर्ण आपका झा और भा, झा और भा क्या है, अमानक वर्ण है। झा भा क्या है आपका, अमानक वर्ण है। इसलिए अमानक, जैसे कभी आप लोग डालडा का डिब्बा खरीद के लाइएगा तो डालडे के डिब्बे पे जब दोनों मिला के लिखा जाता है, क्या किया जाता है, दोनों मिला के लिखा जाता है, तो वहां देखिएगा झूला लिखा होता है। क्या लिखा होता है, झूला। तो वहां देखिएगा कभी इन दोनों को मिला कर आप लिखेंगे तो ये अमानक वर्ण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मानक में सही फिट नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अमानक वर्ण कहा जाता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? इतना शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा आगे, अब आपके 11 स्वर हो चुके हैं। स्वर कितने हैं, आपके स्वर कितने हैं, 11 स्वर हो चुके हैं। व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन हो चुके हैं। द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं, द्विगुण व्यंजन भी आपके 2 हो चुके हैं। अनुस्वार कितने, अनुस्वार विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार। अब विसर्ग की संख्या कितनी, 1 है, अनुस्वार की संख्या कितनी है, 1 है। और इधर देखिएगा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या कितनी है, 4 है। अब देखिएगा 33 4 44, 44 4 48, 48 2 50, 50 2 52, आपके कुल 52 वर्ण हमारे समझ आ चुके हैं। कितने वर्ण, आपके 52 वर्ण हमारे समझ आ चुके हैं। 11 व्यंजन हो चुके हैं, कितने, 11 व्यंजन हो चुके हैं, 11 स्वर हो चुके हैं, 33 व्यंजन हो चुके हैं, 2 द्विगुण व्यंजन हो चुके हैं, 2 आपके अयोगवाह हो चुके हैं, 4 आपका संयुक्त व्यंजन हो चुका है। 33 4 44, 33 11 आपका 44, 44 4 48, 48 2 50, 50 2 52, आपके 52 वर्ण आ चुके हैं आपके समझ। अब चलते हैं हम वर्णों के उच्चारण स्थान पे। कहाँ चलते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान पे। इधर देखिएगा वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। अब इधर पढ़ने का प्रयास करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान को। अब देखिएगा जो वर्णों के उच्चारण स्थान है इसको हम थोड़ा संस्कृत के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे संस्कृत में होता अकुहु विसर्जनीय नाम कंठ, इस तरीके नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अकु विसर्जनीय नाम कंठ। क्या पढ़ेंगे, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। पहला जो आपका सूत्र आता है, सूत्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। अब इधर देखिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा आ से आपका ह्रस्व आ गया और आपका दीर्घ आ गया। आ से आपका ह्रस्व दीर्घ दोनों आ गया। का से आपका का वर्ग आ गया, का से क्या आ गया, का वर्ग आ गया। का वर्ग, का वर्ग में का, ख, ग, घ और अंग। आ से आपका ह्रस्व और दीर्घ आ गया। कु से आपका का वर्ग आ गया, का ख ग घ अंगा। और इधर देखिएगा
हा आपका आ गया, क्या आ गया, हा आ गया। इधर देखिएगा आपका विसर्ग आ गया, क्या आ गया, विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ का। यानी कि अगर पूछे ह्रस्व का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। दीर्घा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। का वर्ग का क ख ग घ अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और विसर्ग का उच्चारण स्थान यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। एक बार पूछा गया आपके यूपीएसआई में, यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ये प्रश्न आपका बन चुका है यूपीएसआई में, यूपीएसआई में प्रश्न बन चुका है। अगला सूत्र देखिएगा, अगला जो आपका सूत्र है वह है इचु ऐसा नाम तालु। इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु, ठीक है। इचु ऐसा नाम तालु। अब ध्यान सुनिएगा, मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक ना। अपु विसर्जनीय नाम कंठ है, ह्रस्व दीर्घा का उच्चारण स्थान कंठ है। पु से का वर्ग का ख ग घ अंगा का उच्चारण स्थान कंठ है। विसर्ग से विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। हा से हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु। यहां से देखिएगा इचु ऐसा नाम तालु में ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु यानी ह्रस्व ई का। और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान भी क्या है, तालु। यहाँ चू से आपका चा वर्ग आ गया, चू से क्या आ गया, चा वर्ग आ गया। चा वर्ग में च, छ, ज, झ और इया, इनका उच्चारण स्थान क्या भैया, तालु है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। यहाँ से आपका या का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। यहाँ से आपके बड़े वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। यानी इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, तालु या तालव्य। यानी इचु ऐसा नाम तालु या तालव्य। ह्रस्व का तालु, दीर्घी का तालु, चा वर्ग में चा छा जा जा या का उच्चारण स्थान तालु है, या का उच्चारण स्थान तालु है। बड़े वाले सा का उच्चारण यानी तालव्य सा इसे कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इतना शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सूत्र आपके समक्ष उपस्थित होता है, क्या होता है, अगला सूत्र आपका आता है लितु लसा नाम दंत। क्या आता है, लितु लसा नाम दंत। अगला सूत्र देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए, अपु विसर्जनीय नाम कंठ दे चुके हैं, इचु ऐसा नाम तालु दे चुके हैं। अब लितु लसा नाम दंत है, या कैसे ऋतु रसा नाम मूर्धा कर लीजिए पहले। ऋतु रसा नाम मूर्धा, क्या गया, ऋतु रसा नाम मूर्धा। अब यहां पे देखते हैं, यानी कि आपका री से आपका री निकला, री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। टू से टा वर्ग आपका आ गया, क्या आ गया, टा वर्ग आ गया। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। टा वर्ग में आपका टा, ठा, ड और धा और ड़ा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और ये जो पेठड़ुआ सा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। क्या है, मूर्धा है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है मेरे विद्वान साथियों, मूर्धा है। यानी कि री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। टा वर्ग में टा ठा डा, रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और उसके बाद रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और पेठड़ुआ सा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा, अगला सूत्र आपका आता है लितु लसा नाम दंत है। लितु लसा नाम दंत, लितु लसा नाम दंत, ठीक ना। यानी कि ली का उच्चारण स्थान आपका क्या है, दंत है। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ता, था,
दा, था और ना, इनका उच्चारण स्थान क्या है मेरे विद्वान साथियों? दंत है। यानी कि ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उसके बाद इधर देखिएगा, ला का उच्चारण स्थान, इसे आप पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उसके बाद इसे जिसे आप दंत सा कहते हैं, छोटे वाले सा को हम क्या कहते हैं? दंत सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। क्या है? दंत है। ठीक है ना? यानी कि ली का उच्चारण स्थान दंत है, ता वर्ग में ता, था, दादा, ना का उच्चारण स्थान दंत है, ला का उच्चारण स्थान दंत है, और छोटे वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। एक सूत्र और बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। अगला सूत्र है आपका उपु उपाधमानीय नाम। उपु, उपु कर लीजिए, उपु नाम या उपु उपाधमानीय नाम, मानीय, उपुपाधमानीय, उपुपाधमानीय नाम ओष्ठ है। क्या हो जाता है? ओष्ठ है। इधर देखिएगा, उपुपाधमानीय नाम ओष्ठ है। यानी कि हरस्व उ दीर्घ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। हरस्व उ दीर्घ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा, पा, फा, बा, भा, मा। और इधर देखिएगा, क्योंकि उपदमानीय जो वर्ण होते हैं आपके संस्कृत में चलते हैं, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम हिंदी में पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि इनका कहाँ प्रयोग होता है? संस्कृत में होता है। तो यानी कि अब इधर देखिएगा, पा वर्ग में पा, फा, बा, भा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक ना? अब आपके सभी उच्चारण स्थान आ चुके होंगे, बाकी जो शेष बचे होंगे कल की क्लास में होगा। क्लास को हम थोड़ा पीछे की तरफ ले चलते हैं, क्या क्या आज हम पढ़ चुके हैं और क्या क्या अभी पढ़ना बाकी है। शार्ट स्क्रीन बना लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं पीछे की तरफ। देखिए, आज से व्यंजन से पढ़ना शुरू किए थे। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, का से मा तक वर्गीय व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, उष्म व्यंजन क्या है? 4 है। इधर देखिएगा, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो आपकी 25 है। का वर्ग काखा गागा अंगा, चा वर्ग चाचा जाजा इया, टा वर्ग टाठा डाडाड़ा, ता वर्ग में ताथा दादा ना, पा वर्ग में पापा बाबा मा। और इधर देखिए, का वर्ग का कंठ है, चा वर्ग का तालु है, टा वर्ग का मुर्दा है, ता वर्ग का दंत है, पा वर्ग का ओष्ठ है। यम गणनम नासिका चा, यानी कि जो पंचमाक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। और उसके बाद जो उनका उच्चारण स्थान वर्गीय व्यंजन को होता है वह भी होता है। और स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? यानी कि चा, छा, जा, झा को, यानी कि 4 इनकी कितनी संख्या है? 4 संख्याएं हैं, ये हम देख चुके हैं। आगे देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। और मूल स्वर यानी कि अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है मूल रूप से। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? रा को प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ला को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये सब देख चुके हैं। उसके बाद देखिएगा, उस व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। यानी कौन कौन से? तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा और हा। हा को हम काकल लवण भी कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और बड़े सा का तालु होता है, छोटे वाले सा का दंत होता है, और प्रप्त हुआ सा का क्या होता है? मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है, मूर्धन्य होता है। और इनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, यानी तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा और हा को क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब इधर देखिएगा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। यानी कौन कौन से हैं? छात्रा, ज्ञा और सरा। सा क्या है? छात्रा, ज्ञा और सरा। ये आपके कितने हैं? संयुक्त व्यंजन है। कितने हैं? 4 है। और संयुक्त जब स्वर पढ़े थे, ए, ऐ, ओ पढ़े थे। आगे देखते हैं। इधर देखिएगा, द्विगुण व्यंजन, क्योंकि जिसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है उसी को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, उसी को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, या संकर व्यंजन कहा जाता है, या ताड़न जाट व्यंजन कहा जाता है। क्या? ताड़न जाट व्यंजन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डा और धा को। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। और अनुसार है या आपका ये विसर्ग है, दोनों को आयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोगवाह। आयोगवाह की संख्या 2 है, अनुसार 1 है, विसर्ग 1 है। आगे बढ़ते हैं। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? जा और फा के नीचे जो नुक्ता लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं।
और इधर देखिएगा फिर जा और फा को क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। आगत स्वर किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसको हमने स्वर में पढ़ा दिया, स्वर में हमने क्या किया, इसको हमने पढ़ा दिया, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, जो जैसे ऑफिसर लिखा जाता है, डॉक्टर लिखा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। और आमानक वर्ण कौन कौन से, झा और भा क्या है, आमानक आपके वर्ण है। जब देखिएगा 11 स्वर हो चुके हैं, 33 व्यंजन हो चुके हैं, दो गुण व्यंजन हो चुके हैं, विसर्ग एक हो चुका है, एक अनुस्वार हो चुका है, संयुक्त व्यंजन 4 हो चुके हैं। टोटल हम 52 वर्णों को देख चुके हैं। आगे देखिएगा वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि आ का उच्चारण स्थान कंठ है, दीर्घा का उच्चारण स्थान कंठ है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और उसके बाद इधर देखिएगा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इचु ऐसा नाम तालु, ई का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान दीर्घी का उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग में चा छा जा झा, या का उच्चारण स्थान कंठ है, या का उच्चारण स्थान कंठ है। और उसके बाद आप देखिएगा जो बड़ा वाला सैनिक तालव्य सा का उच्चारण स्थान क्या है, अरे यार सॉरी, इधर देखिएगा ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, दीर्घी का उच्चारण स्थान तालु है। चा वर्ग में चा छा जा झा, या का उच्चारण स्थान का तालु है, या का उच्चारण स्थान तालु है, बड़े वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इचु ऐसा नाम तालु। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा ऋतु ऐसा नाम मूर्धा, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। टा वर्ग में टा ठा डा डा, रा का उच्चारण स्थान क्या मूर्धा है, रा का उच्चारण स्थान क्या मूर्धा है। और जो पेटलुआ सा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। लितु लसा नाम दंत है, ली का उच्चारण स्थान दंत है। ता वर्ग में ता था दादा, ना का उच्चारण स्थान क्या दंत है। और ला का उच्चारण स्थान आपका दंत है, और छोटे वाले सा का उच्चारण स्थान दंत है। ला को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। उपु पदमानीय नाम ओष्ठ है, हरसु का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, दीर्घु का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। पावर का उच्चारण स्थान पापा बाबा, माँ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, ठीक ना। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद।